गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए सेकेंड ईयर फोर्थ सेम की ज्योग्राफी की ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हमारा लेसन वही रहेगा जो पिछले वीडियो में था, द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, विश्व की जनसंख्या, और टॉपिक रहेगा जनसंख्या का विश्व वितरण। जैसा कि आप जानते हैं, लोग अनुकूल और उपयुक्त स्थानों पर बसना चाहते हैं। उपयुक्त भूभाग कम है। यही कारण है कि विश्व की आधी जनसंख्या मात्र 5% से भी कम भूभाग पर रहती है और शेष आधी 50 से 60% भूभाग पर बिखरी हुई है। विश्व के वितरण के आधार पर विश्व को 3 प्रकार के जनसंख्या प्रदेशों में बांटा जा सकता है। सघन जनसंख्या वाले प्रदेश प्रथम है। सघन जनसंख्या वाले प्रदेश वो हैं जहां 200 व्यक्ति से अधिक प्रति व्यक्ति किलोमीटर में निवास करते हैं। इसमें निम्नलिखित 3 क्षेत्र हैं। वो प्रदेश जहां 200 से अधिक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं, उनमें है पहला मानसून एशिया। इसमें दक्षिणी पूर्वी चीन, भारत, इंडोनेशिया का जावा द्वीप, बांग्लादेश, सिंगापुर, जापान इत्यादि हैं। यहाँ मुख्यतः नदी घाटियों व उपजाऊ मैदानों का क्षेत्र है, जहाँ अनुकूल जलवायु व लंबे वर्धन काल के कारण वर्ष में चावल की 3 फसलें उगाई जाती हैं। भूमि की वहन क्षमता अधिक है और भारत व चीन, जापान में बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण व नगरीकरण हुआ है, जिसके कारण यहाँ जनसंख्या का भारी जमाव है। कहीं कहीं तो 700 से 1000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर तक है। और सिंगापुर में जनसंख्या का घनत्व 5000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी अधिक है। दूसरा पश्चिमी यूरोप। पश्चिमी यूरोप में खनन निर्माण उद्योगों का विकास हुआ है, जलवायु उत्तम है और यहाँ भी जनसंख्या का साधारण पाया जाता है। तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा के पूर्वी भाग। संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तर पूर्वी और कनाडा के दक्षिणी पूर्वी तटों पर जनसंख्या का भारी बसाव है। इसका कारण है कि यूरोप के अटलांटिक मार्ग से आने वाले प्रवासी सबसे पहले यहीं आकर के बसे और यहाँ नगरीकरण, उद्योग और व्यवसाय की प्रक्रिया तेजी से बढ़ी और यहाँ आर्थिक संभावनाएं ज़्यादा थी और लोग यहाँ पर आकर बसते चले गए। दूसरा है विरल जनसंख्या वाले व जनविहीन प्रदेश। वो प्रदेश जहाँ एक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम लोग रहते हैं, जहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर में एक व्यक्ति से भी कम रहता है, वो विरल जनसंख्या वाले प्रदेश हैं। इनमें है उष्ण मरुस्थल जैसे सहारा, कालाहारी, दक्षिणी अमेरिका का अटाकामा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, अरब व थार तथा सोनोरन मरुस्थल ऐसे हैं जहाँ जल की कमी है और जहाँ का पशुचारण मुख्य व्यवसाय है और जनसंख्या अति विरल है, कृषि कम होती है। उसके बाद अति ठंडे क्षेत्र। ध्रुवीय व उपध्रुवीय क्षेत्रों में तापमान अत्यंत कम व फसलों का वर्धन काल बहुत छोटा होता है। इन क्षेत्रों में कनाडा, साइबेरिया और ग्रीनलैंड आदि आते हैं। अंटार्कटिक महाद्वीप तो पूर्णतः जनविहीन है। ठंडे मरुस्थल व उच्च पर्वतीय प्रदेश। मध्य एशिया के क्षेत्र गोबी व तकलामाकन मरुस्थल समुद्र के समकारी प्रभाव से दूर महाद्वीपों के भीतरी भागों में स्थित हैं। इनमें वृष्टि छाया प्रदेश में इन क्षेत्रों में वर्षा कम व वार्षिक तापांतर अधिक होता है। रॉकी, एंडीज व हिमालय आदि पर्वतों में भी जनसंख्या विरल पाई जाती है। इसके बाद जैसे विषुवत रेखीय क्षेत्र, भूमध्य रेखा के आसपास के जो इलाके हैं, जैसे दक्षिणी अमेरिका का अमेजन बेसिन, अफ्रीका का जायरे बेसिन, जहाँ भारी वर्षा व तापमान ऊंचा पाया जाता है, जलवायु मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए उत्तम नहीं है। वन, दुर्गम व आर्थिक रूप से कम उपयोगी क्षेत्र हैं जहाँ जनसंख्या कम पाई जाती है। मध्यम जनसंख्या वाले प्रदेश हैं जहाँ 11 से 50 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। उनमें है एशिया, पश्चिमी चीन, दक्षिणी भारत, कंबोडिया, थाईलैंड, म्यांमार मध्यम जनसंख्या वाले हैं। यूरोप में नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, एस्टोनिया आदि कम जनसंख्या वाले हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी व मध्य भागों में जनसंख्या घनत्व कम है। दक्षिणी गोलार्ध के तीनों महाद्वीपों में जनसंख्या का घनत्व मध्यम है। ऑस्ट्रेलिया के तटवर्ती क्षेत्रों में मरे डार्लिंग बेसिन में भी जनसंख्या का साधारण कम है। इसके बाद है
हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जनसंख्या वृद्धि अथवा जनसंख्या परिवर्तन। जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या परिवर्तन ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जनसंख्या की वृद्धि का मतलब है समय के दो बिंदुओं के बीच एक क्षेत्र विशेष में होने वाले जनसंख्या के परिवर्तन को जनसंख्या की वृद्धि कहते हैं। यदि भारत की अगर बात करें तो सन 2001 में भारत की जनसंख्या 102.7 करोड़ थी, जो 2011 में 121.01 करोड़ हो गई थी। अगर वृद्धि की बात करें तो भारत की जो कुल जनसंख्या थी 2001 की अपेक्षा 2011 में 18 करोड़ 31 लाख की वास्तविक संख्या का पता चलेगा। यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि जनसंख्या की वृद्धि का मतलब है दो समय बिंदुओं के बीच जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन। यदि पहले से अगर जनसंख्या बढ़ती है, यदि दो समय बिंदुओं के बीच यदि जनसंख्या बढ़ जाती है तो उसे धनात्मक वृद्धि कहते हैं, और यदि दो समय बिंदुओं के बीच यदि जनसंख्या पहले की अपेक्षा में घट जाती है तो उसे ऋणात्मक वृद्धि कहते हैं। तीसरा आया जनसंख्या वृद्धि का महत्व। जनसंख्या वृद्धि परिवर्तन अथवा वृद्धि के आंकड़ों से किसी क्षेत्र की आर्थिक प्रगति, सामाजिक उत्थान, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की झलक मिलती है। जनसंख्या की वृद्धि दर है, वृद्धि दर का मतलब है कि जनसंख्या में वो परिवर्तन जो प्रतिशत में व्यक्त किया जाता हो। जैसे भारत की जनसंख्या 2001 और 2011 के आंकड़ों के बीच अगर बात करें तो भारत की कुल जनसंख्या 18 यानी जनसंख्या की वृद्धि बटा कुल जनसंख्या भारत की जनसंख्या बढ़ी 18 करोड़ 31 लाख 78,175 2001 और 2011 के बीच। इसको अगर भाग दें 2.7 करोड़ से और गुना में 100 करें तो ये जनसंख्या की वृद्धि है 17.64%। ये दो समय बिंदुओं के बीच की वृद्धि दर है। इसके बाद अगला पॉइंट है प्राकृतिक वृद्धि। दो समय बिंदुओं के बीच जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर से बढ़ने वाली जनसंख्या को उस क्षेत्र की प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। इसके बाद जनसंख्या परिवर्तन के निर्धारक। किसी भी क्षेत्र के जनसंख्या परिवर्तन के निर्धारक हैं प्रजननशीलता, मर्त्यता और प्रवास। प्रजननशीलता है, इसका अभिप्राय है किसी स्त्री अथवा स्त्री के समूह द्वारा किसी समय विशेष में कुल सजीव जन्मे बच्चों की वास्तविक संख्या। यहाँ बच्चों की सजीव जन्मे बच्चों की वास्तविक संख्या का मतलब है यानी जो बच्चा जीवित पैदा हुआ है वही इसमें शामिल है। किसी भी देश में प्रजननशीलता वहाँ की जनसंख्या के आयु वितरण, विवाह दर, मानवीय व्यवहार, आर्थिक स्थिति तथा परिवार नियोजन की सुविधाओं की उपलब्धता पर निर्भर करती है। प्रजननशीलता के माप हैं, सबसे पहले है अशोधित जन्म दर। अशोधित जन्म दर का ये सबसे सरल और अधिक प्रयोग किया जाने वाला माप है। यह माप किसी वर्ष विशेष के मध्य की प्रति हजार जनसंख्या के अनुपात में होने वाले जन्मों की संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। यहाँ केवल जीवित शिशु को ही गिनती में लिया जाता है। यदि कोई बच्चा जन्म से पहले मर जाता है तो उसे न मृत्यु दर में काउंट करते हैं और न जन्म दर में। इसके बाद दूसरा जनसंख्या का प्रजननशीलता का माप है प्रजनन अनुपात यानी शिशु स्त्री अनुपात। प्रजननशीलता का यह माप अशोधित जन्म दर से भी अधिक उपयोगी है। इसमें केवल प्रजनन आयु वर्ग वाली स्त्रियों को शामिल करते हैं। इस माप को 5 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों और प्रति हजार प्रजनन आयु वर्ग वाले स्त्रियों के अनुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है। केवल उन स्त्रियों को शामिल करते हैं जिनकी आयु 15 से 49 वर्ष की होती है। इसके बाद सामान्य प्रजनन दर है। इस माप को 1000 प्रजनन आयु वर्ग की सामान्य स्त्रियों के अनुपात में जन्म लेने वाले जीवित शिशुओं के अनुपात में व्यक्त करते हैं। इसके बाद आयु विशिष्ट दर की अगर बात करें तो प्रजननशीलता की बेहतर जानकारी प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि प्रजनन योग्य स्त्रियों को विभिन्न आयु वर्गों में बांटकर हर आयु वर्ग के लिए अलग अलग प्रजनन दर ज्ञात की जाती है। इस विधि से अशोधित जन्म दर की सारी त्रुटियां दूर हो जाती हैं। इसे विशिष्ट विधि कहते हैं। कुल प्रजनन दर का है कि कुल प्रजनन दर बच्चों की वो संख्या है जो किसी स्त्री के संपूर्ण प्रजनन काल में उत्पन्न होते हैं। उदाहरणतः यदि स्त्री के पूरे प्रजनन काल में कुल 3 बच्चे पैदा होते हैं
तो उस स्त्री की प्रजनन दर 3 है। इसी प्रकार यदि 2000 स्त्रियों को उनके संपूर्ण प्रजनन काल में अगर 8000 बच्चे पैदा होते हैं तो कुल प्रजनन दर 4 प्रति स्त्री है। और इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, प्रजननशीलता के निर्धारक तत्व। इसके निर्धारक तत्व है, सबसे पहला है इसमें प्रजनन की शक्ति, दूसरा प्रजनन के अवसर और प्रजनन के संबंध में निर्णय लेना। सभी तत्व प्राथमिक कारकों को प्रभावित करके ही, प्रजननशीलता को प्रभावित करने वाले सभी तत्व 3 प्राथमिक कारकों को प्रभावित करके ही प्रजनन दर को घटा या बढ़ा सकते हैं। इसके लिए 4 प्रमुख वर्ग हैं। पहला जैविक कारक, दूसरा जनांकीय कारक, तीसरा सामाजिक सांस्कृतिक कारक और चौथा आर्थिक कारक। नंबर 1 है जैविक कारक। इन कारकों में प्रजाति, प्रजनन क्षमता, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को शामिल करते हैं। प्रजाति की बात करें तो महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि एक समान पर्यावरण में रहने पर भी विभिन्न प्रजातियों की प्रजननशीलता अलग अलग है। जैसे ब्राजील की उष्ण आर्द्र जलवायु में श्वेत, पीली व काली प्रजातियों के लोग रहते हैं, लेकिन उनकी प्रजनन दर अलग है। दूसरी प्रजनन अक्षमता। प्रजनन अक्षमता से हमारा अभिप्राय है कि किसी स्त्री के बच्चों को जन्म देने की क्षमता अथवा शक्ति से है। ये उनकी आयु पर भी निर्भर करती है। सामान्यतः 14 से 44 वर्ष की आयु वर्ग की स्त्रियों में प्रजनन क्षमता अधिक होती है और पुरुषों में प्रजनन क्षमता 8 वर्ष की आयु से शुरू होती है और जीवन भर बनी रहती है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। आमतौर पर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होने पर प्रजनन शक्ति में वृद्धि होती है और खराब शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य होने पर मृत्यता में वृद्धि होती है और जनसंख्या में कमी होती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जनांकीय कारक। इन कारकों में आयु संगठन, वैवाहिक स्तर आदि। प्रथम है आयु संगठन। जिन देशों में युवा वर्ग की जनसंख्या अधिक है, उन देशों में जनसंख्या तेजी से बढ़ती है। वैवाहिक जीवन की अवधि। वैवाहिक जीवन की अवधि जितनी लंबी होगी, उत्पादकता दर उतनी ही अधिक होगी। भारत जैसे देश में जहां बाल विवाह की प्रथा है, वहां प्रभावशाली वैवाहिक जीवन काल लंबा होता है और वहां पर उत्पादकता भी अधिक होती है। तीसरा मृत्यु दर। जिन देशों में युवा वर्ग की जनसंख्या की मृत्यु दर ऊंची होती है, वहां प्रजनन दर में कमी आती है, क्योंकि संतान उत्पत्ति का कार्य मुख्यतः युवा अवस्था में ही होता है। नेक्स्ट पॉइंट है लिंग संरचना। संतुलित लिंग संरचना वाले देशों में जन्म दर संतुलित है। जब यह संतुलन बिगड़ जाता है तो प्रजनन दर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। प्राय रोजगार की तलाश में गांव के युवक नगरों की ओर प्रवास करते हैं। इससे नगरों में पुरुषों की तथा गांव में स्त्रियों की संख्या अधिक हो जाती है और इसके परिणाम स्वरूप प्रजनन दर में भी कमी आती है, क्योंकि स्त्रियां गांव में चली जाती हैं और पुरुष नगरों में चले जाते हैं। नगरीकरण का स्तर है। प्राय नगरों में लोगों की जन्म दर ग्रामीण लोगों की तुलना में कम होती है। इसके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधाएं, घरों में स्थान का अभाव, बच्चों का लालन पालन, महंगाई आदि कई कारक उत्तरदायी हैं। स्त्रियों का कामकाजी अथवा घरेलू होना। कामकाजी महिलाओं को घर अथवा बाहर दोनों प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं और उनमें उनकी प्रजनन क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। घरेलू स्त्रियों में कामकाजी स्त्रियों की अपेक्षा प्रजनन क्षमता अधिक होती है। तीसरा सामाजिक सांस्कृतिक कारकों की बात करें तो इसमें प्रथम है धार्मिक पृष्ठभूमि। धार्मिक पृष्ठभूमि परिवार के आकार को काफी हद तक प्रभावित करती है। यदि कोई भी धर्म ऐच्छिक परिवार नियोजन के पक्ष में नहीं है, फिर भी विभिन्न धर्मों में जनसंख्या नियंत्रण पर सोच अलग अलग पाई जाती है। जैसे इस्लाम धर्म परिवार नियोजन का कट्टर विरोधी है। इसके बाद जैसे फिर भी मुस्लिमों की जन्म दर हिंदू जन्म दर से अधिक है। इसी प्रकार पश्चिमी देशों में रोमन कैथोलिक ईसाइयों की जन्म दर प्रोटेस्टेंट ईसाइयों से अधिक है। प्रजातीय संरचना की बात करें तो कोई भी धार्मिक अथवा सामाजिक वर्ग अल्पसंख्या में होता है तो अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है। वो अपनी प्रजाति को बढ़ाने के लिए अधिक बच्चे पैदा करता है। शिक्षा का स्तर। जो शिक्षा का स्तर बढ़ता है, विशेषतः स्त्री शिक्षा का स्तर बढ़ता है, तो जनसाधारण में जागरूकता बढ़ती चली जाती है और प्रजनन दर में कमी आती है। एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में यह पाया गया है कि 12 वर्ष की शिक्षा प्राप्त स्त्रियों के औसतन 2 बच्चे, 10 वर्ष की शिक्षा प्राप्त स्त्रियों के औसतन 4.6 बच्चे, 8 वर्ष की शिक्षा वाली स्त्रियों के 5 बच्चे व 5 वर्ष की शिक्षा प्राप्त स्त्रियों या अनपढ़ स्त्रियों के प्रति 6 बच्चे होते हैं। विवाह के समय आयु की अगर बात करें तो उनके विवाह के समय स्त्री पुरुष की आयु उनके वैवाहिक जीवन की अवधि और उनकी उत्पादकता को निर्धारित करती है।
विवाह के समय कम आयु का अर्थ उच्च प्रजनन दर है। समाज में स्त्रियों की स्थिति। समाज में स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त है, उनके मान सम्मान की रक्षा की जाती है, वहाँ परिवार का आकार छोटा रखने में भी सहायता मिलती है। पुत्र प्राप्ति की इच्छा। कई समाजों में पुत्र प्राप्ति की इच्छा होती है, वहाँ पुत्र के बिना परिवार को संपूर्ण नहीं मानते, और भारत में मृतक का दाह संस्कार पुत्र के द्वारा ही किया जाता है, और इसलिए पुत्र की लालसा में अधिक बच्चे पैदा कर लेते हैं। सरकारी नीतियाँ। जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में सरकारी नीतियाँ महत्वपूर्ण होती हैं। जिन देशों में कुल जनसंख्या तथा जनसंख्या की वृद्धि दर अधिक है, वहाँ की सरकारें जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए नीतियाँ बनाती हैं। जैसे चीन और भारत में अपनी जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाने के लिए अवरोधक तथा सुधारक दोनों ही विधियों पर बल दे रहे हैं। जापान की सरकार ने गर्भपात को वैध ठहरा दिया है, जो जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण पाने के लिए ठोस कदम माना जाता है। कुछ आर्थिक कार्य हैं जैसे पहला है पारिवारिक आय। पारिवारिक आय प्रजनन दर को प्रभावित करती है। उच्च आय वर्ग के परिवार छोटे, निम्न आय वर्ग के परिवार बड़े होते हैं। मध्यम वर्ग के लोगों के विचार अधिक प्रगतिशील होते हैं, वे परिवार नियोजन के प्रति अधिक जागरूक और प्रयत्नशील रहते हैं। तो ये भी परिवारों का एक जनसंख्या वृद्धि का एक कारक है। इसके बाद जीवन स्तर। जीवन स्तर मुख्यतः आय पर निर्भर करता है। अधिक आय वाले लोग उच्च स्तरीय जीवन व्यतीत करते हैं। संपूर्ण विश्व में गरीब लोगों में जन्म दर उच्च तथा अमीर लोगों की में जन्म दर निम्न होती है। उच्च आय वर्ग के परिवारों का आकार बढ़िया जीवन स्तर के कारण छोटा होता है। विश्व में प्रजननशीलता का स्थानिक प्रतिरूप की अगर बात करें तो विश्व में औसत जन्म दर 21 प्रति हज़ार थी 2014 में। विश्व की जन्म दर में अत्यधिक क्षेत्रीय विषमताएं पाई जाती हैं। यह दर विकसित देशों में 11 प्रति हज़ार, कम विकसित देशों में 24 प्रति हज़ार थी। अफ्रीका में सबसे अधिक 37 प्रति हज़ार जन्म दर पाई जाती है, और अफ्रीका के नाइजीरिया और अंगोला में तो 40.2 प्रति हज़ार और 44.5 प्रति हज़ार जन्म दर पाई गई। ये विश्व के अन्य देशों की तुलना में बहुत अधिक है। यूरोप था ओशनिया में भी जन्म दर काफ़ी कम है। यहाँ अपरिष्कृत जन्म दर 15-17 प्रति हज़ार है। कुछ देशों में तो ये 5 से 10 प्रति हज़ार के बीच भी है। इनका कारण है इन देशों में जन्मता संक्रमण अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। बहुत से लोग विवाह से बचते हैं। विवाह की सामान्य आयु काफ़ी ऊंची होती है। शिक्षा का स्तर ऊंचा होता है। समाज में स्त्रियों को पुरुषों के समान दर्जा प्राप्त है। यही कारण है। और ओशनिया की जनसंख्या पर यूरोप की जनसंख्या का गहरा प्रभाव पड़ा, और क्योंकि ओशनिया की अधिक जनसंख्या यूरोपीय देशों से पलायन करके ही वहाँ पर बसी थी। एशिया की बात करें तो एशिया में कई प्रकार की विषमताएं हैं। यहाँ जापान में न्यून 8 प्रति हज़ार, अफगानिस्तान में 46.2 प्रति हज़ार जन्म दर है। क्योंकि जन्म दर की दृष्टि से एशिया महाद्वीप के धर्म के आधार पर भी प्राय 2 भागों में बांट सकते हैं, मुस्लिम धर्म वाले और गैर मुस्लिम समुदाय वाले। इस्लाम में परिवार नियोजन की विधियों को अपनाया नहीं जाता, जिस कारण इनमें जन्म दर ऊँची है। इसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मध्य पूर्वी देश, इंडोनेशिया, बांग्लादेश आदि शामिल हैं। चीन ने जनसंख्या वृद्धि पर काबू पाने में अद्भुत सफलता प्राप्त की है, और 2014 में वहाँ पर केवल जन्म दर 13.4 प्रति हज़ार थी। यह भारत की 22.6 प्रति हज़ार की तुलना में आधी से भी कम थी। अधिकांश देशों में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पिछड़ापन उच्च स्तरीय जन्म दर के लिए उत्तरदायी है। उत्तर और दक्षिणी अमेरिका के अधिकांश देशों में मध्यम दर्जे की जन्म दरें पाई जाती हैं। इनमें 15 से 24 प्रति हज़ार जन्म दर पाई जाती है। इसके बाद दूसरा अगर पॉइंट की बात करें तो दूसरा है मर्त्यता। जन्म दर के बाद मर्त्यता है। मर्त्यता का मतलब है जन्म की तरह मृत्यु भी एक निश्चित घटित होने वाली महत्वपूर्ण जैविकीय घटना है। मृत्यु व्यक्ति विशेष में जैविकीय शक्ति की समाप्ति की सूचक है। 1953 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने मृत्यु की परिभाषा दी। इसमें कहा गया कि जन्म के बाद किसी भी समय जीवन के सभी प्रमाणों के स्थायी रूप से लोप हो जाने को मृत्यु कहते हैं। मृत्यु तभी हो सकती है जब शिशु जीवित पैदा होता हो। अतः मृत्यता निर्धारण में जन्म से पहले की सभी भ्रूण मृत्युओं को निकाल दिया जाता है। मृत्यता के माप हैं आयशोदित मृत्यु दर। प्रति 1000 जनसंख्या के अनुपात में मरने वाले व्यक्तियों की संख्या को आयशोदित जन्म दर कहते हैं। दूसरा आयु विशिष्ट मृत्यु दर। सामान्यतः मृत्यु दर शिशुओं में अधिक, युवकों में कम और पुनः वृद्धावस्था में अधिक बढ़ जाती है। अतः आयु वर्गों में मृत्यु दर का अध्ययन उचित समझा गया है। इसके बाद है हमारा अगला पॉइंट है
मृत्यु दर के अंदर अगर बात करें तो कारण के अनुसार मृत्यु दर, कारण के अनुसार मृत्यु दर में हमारा आता है कि किस कारण हमारी मृत्यु हुई है। इसके बाद है शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर है जीवन के प्रथम 1 वर्ष में मृत्यु का जोखिम अधिक मंडराता है। शिशु मृत्यु दर जितना कम होगा, जीवन स्तर और जन स्वास्थ्य उतना ही अच्छा होगा और जनसंख्या की वृद्धि दर भी कम होगी। यहाँ दूसरी ओर जहाँ मृत्यु दर अधिक होती है वहाँ प्रजनन दर भी ऊंचा होता है, क्योंकि ऐसे क्षेत्रों में यह भावना होती है कि बहुत सारे बच्चों में से कुछ तो जिएंगे और वो बच्चे पैदा करने में लगे रहते हैं। शिशु मृत्यु दर को आयु के आधार पर 2 वर्गों में बांट सकते हैं। नवजात शिशु मृत्यु दर, इसमें 4 सप्ताह तक के बच्चों को शामिल करते हैं, और नवजन्मोत्तर काल यानी शिशु मृत्यु दर, इसमें जन्म से पहले 4 सप्ताह के बाद वर्ष के शेष 48 सप्ताह में होने वाली मृत्यु दर को शामिल करते हैं। शिशु मृत्यु दर को लिंग के आधार पर भी 2 भागों में बांट सकते हैं। नर शिशु मृत्यु दर यानी 1 वर्ष में प्रति 1000 जीवित नर शिशुओं के अनुपात में मरने वाले नर शिशुओं की संख्या को शामिल करते हैं, और मादा शिशु मृत्यु दर में 1 वर्ष में प्रति 1000 मादा शिशुओं के अनुपात में मरने वाले मादा शिशुओं की संख्या को मादा शिशु मृत्यु दर कहते हैं। इसके बाद मातृ मृत्यु दर है, यह माँ आर्थिक व सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए उस समाज पर अधिक लागू होता है जहाँ स्त्रियों का स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता और उन्हें मातृत्व का बोझ बार बार उठाना पड़ता है, और उन्हें गरीबी के कारण अधिकांश स्त्रियों की मृत्यु गर्भधारण के दौरान, प्रसव के समय अथवा मातृत्व से जुड़े अनेक कारणों की वजह से हो जाती है। मृत्यु दर के निर्धारक तत्व हैं, सबसे पहला है जनांकी की संरचना, और इसको निम्नलिखित रूप से हम कह सकते हैं आयु संरचना। आमतौर पर शिशु अवस्था में मौत की संभावना ज़्यादा होती है, जो बच्चा बड़ा होता है उसकी मौत की संभावना कम हो जाती है। युवा अवस्था में मौत की संभावना कम होती है, जबकि वृद्धावस्था में रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है और मृत्यु बढ़ जाती है। लिंग संरचना की बात करें तो प्रत्येक आयु वर्ग में स्त्रियों की मृत्यता पुरुषों की मृत्यता की तुलना में कम होती है। यह बात अस्वाभाविक लगती है, परंतु सत्य यह है कि सामान्य परिस्थितियों में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में रोगों से लड़ने की क्षमता अधिक होती है और उनकी जीवन प्रत्याशा पुरुषों से अधिक होती है। फिर नगरीय विकास। विकासशील देशों में जहाँ स्वास्थ्य सेवाएं केवल नगरीय क्षेत्र तक सीमित होती है, यहाँ देश के ग्रामीण क्षेत्रों में मृत्यु दर अधिक होती है, क्योंकि वहाँ जीवन संबंधी सुविधाएं कम हैं। इसके बाद सामाजिक कारक हैं, जैसे बाल हत्या। पुराने समय में बहुत से समाजों में जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए बाल हत्या का प्रचलन था। लड़की को सामाजिक एवं आर्थिक भार समझकर भी लोग बाल मृत्यु दर कर देते हैं। भ्रूण हत्या। व्यवसाय में अल्ट्रासाउंड की सुविधा से जन्म से पहले ही माँ के पेट में ही बच्चे के लिंग की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं और उस भ्रूण को गिरा देते हैं, और इसी समाज में भ्रूण हत्या की जाती है। पंजाब और हरियाणा में इसका विशेष प्रचलन है। विधवा पुनर्विवाह पर रोक। भारत के कई परंपरागत समाजों में विधवा पुनर्विवाह की अनुमति नहीं है। युवावस्था में स्त्रियों के विधवा हो जाने पर उनका प्रजनन काल व्यर्थ हो जाता है और जन्म दर में कमी आ जाती है। सती प्रथा के कारण भी जनसंख्या कम हो जाती है। उचित स्वास्थ्य सेवाओं के कारण जहाँ पर उपलब्ध हो जाती है वहाँ असामयिक मृत्यु से बचा जा सकता है और इसे धनात्मक वृद्धि होती है। भोजन की मात्रा, पौष्टिकता व आवास, स्वच्छता आदि कारक भी मृत्यु दर पर प्रभाव डालते हैं। जिन क्षेत्रों में भोजन की मात्रा, पौष्टिकता, आवास व स्वच्छता की कमी होती है वहाँ मृत्यु दर बढ़ जाती है। और आर्थिक कारक भी हैं। आर्थिक कारकों में जीवन स्तर, प्रति व्यक्ति आय तथा व्यवसाय महत्वपूर्ण कारक हैं। जो लोग पौष्टिक भोजन खाते हैं, स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाते हैं, उनमें मृत्यु दर कम होती है, जबकि गरीब इन सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं और उनमें मृत्यु दर बढ़ जाती है। विश्व में मृत्यता का जो स्थानिक प्रतिरूप है, संसार में जो विकसित देश हैं वहाँ मृत्यु दर कम है और उनकी जन्म दर भी कम है। इसके बाद अगर जैसे बात करें, अगर हम शुरू में जैसे अफ्रीका महाद्वीप में मृत्यु दर 1 से 17 प्रति 1000 है, जो कि अन्य देशों की तुलना में काफ़ी अधिक है। यूरोप में मृत्यु दर पहले ही कम हो चुकी है। जिन देशों में मृत्यु दर का होना यूरोप में मृत्यु दर अधिक होने की ओर संकेत करता है, यूक्रेन, रूस में 26.4 तक 31.6 पाई जाती है। ऐसा प्रतीत होता है कि मृत्यु दर में पुनः वृद्धि होने लगी है, जिसके सही कारणों का विश्लेषण नहीं हो पाया है। उत्तर अमेरिका में 8 प्रति 1000 दर है। इस महाद्वीप के बड़े देशों में मृत्यु दर निम्न स्तर पर बनी हुई है। दक्षिणी अमेरिका में मृत्यु दर 6 प्रति 1000 है। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है और यहाँ
यूएई में मृत्यु दर केवल 1.99% है, जो संभवतः विश्व में न्यूनतम है। इसके विपरीत अफगानिस्तान में 14.59 प्रति हजार मृत्यु दर है, जो सबसे अधिक है। जन्म दर, मृत्यु दर और जनसंख्या में परिवर्तन। तो सबसे पहला है प्रवास। जिन प्रदेशों में पहले जन्म दर की बात करें, जिन देशों में जन्म दर ऊंची होती है, मृत्यु दर से अधिक होती है, वहाँ जनसंख्या में वृद्धि होती है। जिन देशों में जनसंख्या की जन्म दर भी ऊंची होती है और मृत्यु दर भी ऊंची होती है, वहाँ जनसंख्या स्थिर रहती है। और जिन देशों में जन्म दर कम हो और मृत्यु दर अधिक हो, वहाँ पर जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि पाई जाती है। इसके बाद जनसंख्या वृद्धि का परिवर्तन का कारक है प्रवास। जो व्यक्ति बाहर जाता है, जिस क्षेत्र में व्यक्ति का आगमन होता है और वह व्यक्ति तीनों पहले जैसे नहीं रहते, वास्तव में प्रवास प्रवृत्ति आर्थिक परिवर्तनों के परिवर्तन का एक सूचकांक है। प्रवास है जब व्यक्ति अपने जनसमूह, कोई व्यक्ति या जनसमूह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसने को प्रवास कहते हैं। इसमें कुछ दूरी तय करनी होती है, आवास में परिवर्तन होता है। ये कई प्रकार का होता है। हम प्रवास को हम अगले टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।